हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 6 का अध्याय 4। क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। अध्याय का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। पुस्तकालय में मेरी। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था। वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मैरी सोचने लगी, वेद क्या हैं? चलो पता लगाएं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक। हमारे जो धर्म ग्रंथ वेद हैं वो दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक हैं। शायद तुमने वेदों के बारे में तो सुना ही होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेद कितने प्रकार के हैं? 4 हैं। ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा है अथर्ववेद। भारत के सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन से हैं? वेद हैं। इनके वेदों के संकलनकर्ता कौन है? वेदों के संकलनकर्ता। यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वेदों के संकलनकर्ता कौन हैं। तो वेदों के संकलनकर्ता हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेदों के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। द्वैपायन वेद व्यास। तो कितने वेद हैं हमारे यहाँ? धर्म ग्रंथ कौन से हैं? सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं वेद। और वेद कितने हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 हैं। इन चारों वेदों को मिलाकर क्या कहा गया है? संहिता। चारों वेदों को मिलाकर क्या कहा है? संहिता। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और इसकी रचना कब हुई? लगभग 3500 साल पहले। यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से ऋग्वेद की रचना कब हुई? 3500 साल पहले, 3300 साल पहले, 3000 साल पहले, 2000 साल पहले। या फिर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि 3500 साल पहले किस वेद की रचना हुई? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद अथवा अथर्ववेद। तो किसकी हुई? ऋग्वेद की। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। ऋग्वेद में सूक्त किसे कहा गया है? प्रार्थनाओं को। सूक्त किसे कहा गया है? प्रार्थनाओं को। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का मतलब क्या है? अच्छी तरह से बोला गया। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। 10,462 ऋचाएँ हैं। सूक्त हो गया मतलब जैसे प्रार्थनाएं हो गई, वो तो हो गया सूक्त। अब सूक्त से एक छोटा पार्ट होता है, वो होती हैं ऋचाएँ।
आपने अभी अभी जो वीडियो का एग्जाम हुआ है उसमें देखा होगा, एक क्वेश्चन आया था यहीं से वेदों से उठकर कि वेदों ऋग्वेद, वहाँ पे क्वेश्चन था हो होता या होत्री क्या होता है, अर्धवर्यु क्या होता है, उद्रार्थ क्या होता है और पुरोहित क्या होता है। वहाँ पे दिया हुआ था ऋग्वेद ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करने वाले ऋषि को तो कहते हैं होत्री, और यजुर्वेद के मंत्रों का गायन करने वाले ऋषि को कहते हैं अर्धवर्यु, और सामवेद की ऋचाओं का या मंत्रों का गायन करने वाले ऋषि को कहते हैं उद्रार्थ, और पुरोहित यज्ञ करने वाले पंडित या पुरोहित को कहते हैं पुरोहित। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये जो सूक्त हैं ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता, ऋग्वेद में 3 देवताओं को महत्वपूर्ण माना गया है। वो कौन कौन से हैं? अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता, और सोम एक पौधा है। सोम एक पौधा है जिससे खास पेय बनाया जाता है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ऋग्वेद में वर्णित सोम क्या है, ऋग्वेद में वर्णित सोम क्या है। तो आपको याद रखना है सोम देवता का नाम है और सोम एक पौधा भी है जिससे खास पेय पदार्थ बनता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य ऋषियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों या वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। आचार्य विद्यार्थियों को सस्वर पाठ द्वारा इन्हें कंठस्थ करवाते थे। इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? तो कौन सी भाषा हो गई? वैदिक संस्कृत या प्राक संस्कृत। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। यह भाषा उससे कैसे भिन्न है? यह भाषा उससे इस प्रकार भिन्न है कि वैदिक संस्कृत में जैसे कोई दोहा हो गया, उस दोहे का एक साथ सस्वर पाठ किया जाता था। लेकिन जो हम ये संस्कृत स्कूल में पढ़ते हैं उसमें उस दोहे को तोड़ तोड़ कर छोटे छोटे शब्दों के रूप में पढ़ा जाता है। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपीय परिवार भाषाओं के लगभग 14 परिवार हैं। तो उनमें से एक परिवार है भारोपीय परिवार, जिसमें अपने भारत और यूरोप की भाषाएं आती हैं। तो संस्कृत इस भारोपीय परिवार का हिस्सा है, भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी, यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक साथ भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ, संस्कृत में तो कहते हैं मातृ, हिंदी में कहते हैं माँ, और अंग्रेजी भाषा में कहते हैं मदर। इन शब्दों को देखिए, इनमें थोड़ी बहुत समानता हमें नज़र आ रही है, मातृ, माँ और मदर।
ये आपके लिए बहुत अच्छा, यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से बहुरूपीय भाषा परिवार का हिस्सा नहीं है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन आ सकते हैं, अंग्रेजी नहीं है, फ्रांसीसी नहीं है, हिंदी नहीं है, या फिर पुर्तगाली नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अंग्रेजी भी है, फ्रांसीसी भी है, हिंदी भी है और पुर्तगाली नहीं है। यहाँ पे क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नज़र आती है? उपमहाद्वीप में दूसरे परिभाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये जो भाषा हैं वो किस परिवार की हैं? द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। किससे? ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। और यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि पूर्वोत्तर प्रदेशों में किस परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं? तिब्बत और बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। अगला क्वेश्चन बन सकता है, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा नहीं है। आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, जैसे 3 तो दे दिए हाँ हैं, उनमें से एक देगा फिर ऑप्शन में कि नहीं है वाला, तो आपको वो छांटना है कि कौन सी भाषा परिवार की भाषा नहीं है। ऑप्शन दे सकता है आपके लिए तेलुगु, अगला ऑप्शन बी कन्नड़, मलयालम और फिर एक दे दिया अंग्रेजी। तो आप क्या कहेंगे कि अंग्रेजी द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा नहीं है। उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा है, उनके भाषा परिवारों को पहचानने की कोशिश करो। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। ऋग्वेद को पढ़ा नहीं जाता था, इसका केवल उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था। जो आचार्य होते थे वो उनका उच्चारण करते थे और जो शिष्य होते थे वो उन्हें सुनते और उनका सस्वर पाठ के द्वारा उन्हें कंठस्थ करते थे। रचना के कई सदियों के बाद इसे पहली बार लिखा गया। बहुत बाद, मतलब इसको लिखा तो बाद में गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 वर्ष साल पहले हुआ था। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में हमने जानकारी इकट्ठी करते हैं। इतिहासकार होते हैं वो पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों ब्यास और सतलज के बीच एक संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। विश्वामित्र का वर्णन किसमें किया गया है? ऋग्वेद में। और नदियों को देवी के रूप में पूजा जाता था, ब्यास और सतलज। इन दोनों नदियों को मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में खोजें और फिर पढ़ें। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना। ये देखिए, ये हो गया ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना। अब पांडुलिपि किसे कहते हैं? जो हाथ द्वारा पत्रों या ताड़पत्रों या वृक्ष की छालों आदि पर हस्तलिखित होती है।
उसे पांडुलिपि कहते हैं। अर्थात वह लेख जो ताड़पत्रों या वृक्ष की छालों पर हाथ के द्वारा लिखा होता है, पांडुलिपि कहलाता है। यह आपने पहले ही पढ़ लिया है। भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी हुई यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। कहाँ से पाई है? कश्मीर में। किस पर लिखी है? भूर्ज वृक्ष की छाल पर। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। मतलब आज से लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए ऋग्वेद को सबसे पहली बार किस वृक्ष की छाल पर छापा गया? वो हो गया भूर्ज वृक्ष की छाल पर। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे और महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में संरक्षित है। यह पांडुलिपि है जो कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में संरक्षित है। चलिए देखते हैं वो संवाद की, जैसे ऊपर बात हुई थी उसे देखते हैं। संवाद। विश्वामित्र और नदियाँ। विश्वामित्र और नदियों का जो संवाद है उसके बारे में वार्तालाप करते हैं। विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। ये विश्वामित्र यहाँ प्रार्थना कर रहा है। इंद्र द्वारा दी गई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ। अब नदियाँ कहती हैं, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलते हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र कहता है, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। अब नदियाँ कहती हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। उनमें परिवहन के लिए घोड़ों का और रथों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। अब यहाँ से आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है? तो आपके लिए दे दी जाएंगी, जैसे सरस्वती, सिंधु, गंगा और चंबल। तो किस नदी का उल्लेख नहीं है? चंबल का। यहाँ पे एक क्वेश्चन, ये यहाँ पे देखिए किस किस नदी का उल्लेख हुआ है। यहाँ पे ब्यास, सतलज,
ब्यास हो गई, सतलज हो गई, सरस्वती हो गई, सिंधु नदी हो गई और उसकी सहायक नदी जैसे रावी, झेलम, चिनाब आदि। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। आप कई बार कई जगह पढ़ेंगे कि गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में एक बार हुआ है और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है, जो कि गलत है। आप इसको ढंग से देखो, ये ज़्यादा मान्य होगी। ये एनसीईआरटी की पुस्तक है तो इसका आंसर ज़्यादा मान्य होगा कि यमुना का भी उल्लेख सिर्फ एक ही बार हुआ है। तो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो कितनी बार हुआ है? एक बार, सिर्फ एक बार। यहाँ पे सरस्वती नदी को, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता था। सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती थी? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी, वो मानी जाती थी सरस्वती। ऋग्वेद में मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थीं, जहाँ अच्छे चारागाह हों, जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थीं। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे और कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थीं। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। किस किस चीज़ की आहुति दी जाती थी? घी की आहुति दी जाती थी, अनाज की दी जाती थी और कभी कभी तो जानवरों की भी आहुति दे दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। उस समय राजा की कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा किया करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे 2 समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, पहला तो समूह हो गया पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। और दूसरे समूह के लोग थे राजा। तो 2 काम के आधार पर दो में वर्गीकरण किया गया लोगों का। एक में तो पुरोहित हो जाएंगे और दूसरे में हो जाएंगे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। मतलब ऋग्वेद काल के जो राजा थे वो महलों में नहीं रहते थे, उनके पास ना सेना थी, ना ही ये कर वसूलते, और ऐसा नहीं था कि वहाँ वंशानुगत राजा होने की परंपरा नहीं थी। मतलब राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा ही राजा बने, ये कोई जरूरी नहीं था। पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और यह पता लगाने की
कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विष, जिससे वैश्य शब्द निकला है। पहला तो हो गया जन और दूसरा हो गया विष, या जिससे वैश्य शब्द निकला है। इसे बस इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं। इसलिए हमें पुरुजन या विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। ऋग्वेद में जो लोग वेदों का पाठ करते थे, ऋग्वेद काल में जो लोग वेदों का पाठ करते थे वो तो कहलाते थे, स्वयं को कहते थे आर्य, और दूसरों को कहते थे वो दास। दूसरों को दास कहते थे। तो इन आर्यों ने वहाँ की प्रशासन प्रणाली को अपने हिसाब से 5 भागों में विभाजित किया था। वो 5 भाग थे कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। तो जनता या पूरे समुदाय को इन 5 भागों में विभाजित कर रखा था इन आर्यों ने ऋग्वैदिक काल के टाइम पे। उनमें सबसे छोटा था कुल और सबसे बड़ा था राष्ट्र। तो ये विष और जन शब्द हैं, ये वहीं से लिए गए हैं। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है क्या? जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। जो लोग इन प्रार्थनाओं की रचना करते, इनका पाठ करते, उन्हें वो खुद को आर्य कहते और अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। जो ये पाठ करते और इनकी रचना करते वो वैदिक संस्कृत भाषा बोलते थे, और जो दूसरे दास होते वो शायद दूसरी भाषा बोलते होंगे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग में दास का स्त्रीलिंग हो गया दासी। शब्द का मतलब गुलाम हो गया। बाद में दास शब्द का मतलब क्या लिया जाने लगा? गुलाम। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो। महापाषाण किसे कहा गया है? महान पाषाण। महा प्लस पाषाण, महान पाषाण अर्थात बड़े पत्थर। देखिए ये शिलाखंड महापाषाण, महा का मतलब है बड़ा और पाषाण का मतलब है पत्थर, नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते थे। जो ये महापाषाण से इन्हें लोगों ने दफन करने की जगह मतलब कब्रों पर बड़े करीने से सजाया था। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा कब शुरू हुई? लगभग 3000 साल पहले। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा कहाँ प्रचलित थी? दक्कन में, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ
महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं और कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। जब कब्रें भीतर होंगी जमीन के तो महापाषाण भी मोस्टली भीतर ही होंगे। देखिए ये रहे महापाषाण, ये हो जाएंगी कब्र। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण हैं जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाण के निर्माण के लिए महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, जैसे अगर हमें कब्र में किसी को दफनाना है तो पहले किस किस काम को किया जाता था महापाषाण कब्र बनाने के टाइम पे। पहले सबसे पहले गड्ढे खोदते, फिर शिलाखंडों को ढोकर लाते, शिलाखंडों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर आते थे, बड़े पत्थरों को तराशते थे, उन्हें एक निश्चित आकृति देते थे और मरे हुए व्यक्ति को दफनाते थे। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। मृतक लोगों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। इन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर, काले लाल मिट्टी के बर्तन क्या कहलाते, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। आपने देखा होगा कि सैंधवकालीन सभ्यता में भी किस प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिलते थे। जैसा कि आपको पिछली क्लास में बताया जा चुका है कि बर्तन होते थे वो लाल मिट्टी के होते थे, लेकिन उन पर डिजाइन होती हुई काले रंग की होती थी। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार। इन कब्रों के साथ ही क्या मिले हैं, लोहे के औजार मिले हैं और हथियार मिले हैं, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। कब्रों में क्या क्या वस्तुएं मिली हैं, खास किस्म के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, लोहे के औजार मिले हैं, हथियार मिले हैं, घोड़ों के कंकाल, सामान और पत्थर और तथा सोने के गहने। उन पर इस तरह के महापाषाण को ताबूत समाधान शिष्ट कहा जाता है। ये यहाँ पे अब क्वेश्चन बनता है कि शिष्ट क्या है। शिष्ट क्या है, तो शिष्ट क्या है, महापाषाण कब्र हो गई या फिर ताबूत समाधान हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि निम्न में से शिष्ट क्या है, निम्न में से शिष्ट क्या है। तो आपको दे दिया जाएगा, विभिन्न ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें से आपको चयन करना है ताबूत समाधान या महापाषाण कब्र का। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट हॉल बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। देखिए ये रहा सुराख, ये हो जाएंगे महापाषाण, ये हो जाएगी कब्र और ये रहा सुराख बहुत बड़ा, ये इधर से होके जा रहा है। तो ये शायद ऐसा अनुमान लगाया गया है कि ये पत्थर से बने कमरों की ओर जा रहा है। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था। देखिए महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, ये हो गए महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान। क्या आपको पता है दोस्तों, मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग में ली जाने वाली धातु कौन सी है। सबसे पहले प्रयोग में ली जाने वाली धातु है तांबा। और तांबे से इसने कौन सा औजार बनाया, वो बनाया था कुल्हाड़ी, औजार बनाया कुल्हाड़ी। घोड़े के लिए सामान, ये तो हो गया घोड़े के लिए सामान, और नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ियाँ, ये हो गई कुल्हाड़ियाँ और एक कटार, ये हो गई लोहे के सामान।
लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। मानचित्र 2 पर पृष्ठ 13। ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी को खोजो। ब्रह्मगिरी कहाँ है? कर्नाटक में। आपने अध्याय 2 में पढ़ा है ब्रह्मगिरी के बारे में। ब्रह्मगिरी कहाँ है? कर्नाटक में। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थीं? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। मतलब एक ही स्थान पर एक ही परिवार के लोगों को अलग अलग समय पर दफना दिया जाता था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल, जो हमने अभी बड़ा सुराख देखा उस महापाषाण कब्र में या शिस्ट में, पोर्ट होल के रास्ते, उसमें पोर्ट होल जो बड़ा सुराख था वो था, के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। उस पोर्ट होल को गोलाकार पत्थर या चट्टान के द्वारा ढक दिया जाता था। इनाम गांव। अब आइए इनाम गांव के बारे में। इनाम गांव के बारे में आपने अध्याय 2 में पढ़ा था। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इनाम गांव के बारे में आपने अध्याय 2 में पढ़ा था। वो कहाँ है? महाराष्ट्र। इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में। मानचित्र 2 में पृष्ठ 13। इनाम गांव को खोजो। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह पर है। यहाँ पे अब एक क्वेश्चन फिर बन गया कि घोड़ किसकी सहायक नदी है? घोड़ किसकी सहायक नदी है? तो यह किसकी सहायक नदी हो गई? भीमा की सहायक नदी हो गई, जिसके किनारे इनाम गांव स्थित है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। इस जगह पर 3600 से इनाम गांव में 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय बड़े गड्ढे में सीधा लिटा दिया कर दफनाया जाता था। इनाम गांव में जो व्यक्ति थे, बड़े व्यक्ति थे, वृद्ध व्यक्ति थे, उन्हें गड्ढे में प्राय सीधा लिटा दिया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। जो व्यक्ति होते थे उनका सिर, मृत व्यक्तियों का सिर किस ओर रखा जाता है? उत्तर की ओर रखा जाता है। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए सबके पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे। जो ये घर था, इसमें जो बक्से में जो सब दफनाया गया था, उसके जो पैर थे वो मुड़े हुए थे, जबकि मोस्टली शवों को सीधा लिटा दिया जाता था। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताओ। क्या बताते हैं हमें कंकालों का अध्ययन हमें क्या बताता है?
छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई फर्क नहीं होता। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का था? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। प्राचीन काल में पुरुष भी आभूषण पहना करते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों, ये क्या है यहाँ पे, हड्डियों हैं, हड्डियों। हड्डियों की जांच है। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश, उनका जो कमर का भाग होता था वो पुरुषों से बड़ा होता था। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। देखिए, यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि चरक संहिता किताब के लेखक कौन हैं? तो कौन हो जाएंगे? चरक। चरक संहिता की रचना कब हुई? आज से लगभग 2000 साल पहले। एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि चरक संहिता किस पर लिखी गई है? चरक संहिता जो किताब है वह किस पर लिखी गई है? निम्न में से किस पर लिखी गई है? दर्शन शास्त्र पर, चिकित्सा शास्त्र पर, समाज शास्त्र पर या फिर मनोविज्ञान पर? तो किस पर लिखी गई है? ये चिकित्सा शास्त्र पर। क्या है चरक संहिता? तो ये आप ध्यान से पढ़ना कि आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की एक किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। उस टाइम पे जो चरक नाम के वैद्य थे, उन्होंने कहा था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि आधुनिक टाइम पे जो साइंस हमारा बताता है वो बताता है कि 206 हड्डियां होती हैं मनुष्य के शरीर में। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। हो सकता है कि उस समय चरक ने अपनी हड्डियों की गिनती में दांतों को भी गिन लिया हो, हड्डियों के जोड़ों को भी गिन लिया हो और कार्टिलेज को भी गिन लिया हो। कार्टिलेज एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है जिसमें एक तरल पदार्थ होता है। यह हमारे जोड़ों को मजबूती देता है। ये अपना साइंस का एक क्वेश्चन है। तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी? इनाम गांव के काम धंधे। ये इनाम गांव था, ये कहाँ था? महाराष्ट्र में। और जो ब्रह्मगिरी पढ़ा था हमने अभी, वो कहाँ था? कर्नाटक में। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। पुरातत्वविदों को यहाँ किन किन वस्तुओं के चीज़ मिले हैं? बीज मिले हैं गेहूं के, जौ के, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूगर, सांभर और चितकबरा हिरण, कृष्णमृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि
बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियाँ एकत्रित की जाती थीं। मतलब इस टाइम पे विभिन्न अनाज हो गए, जैसे गेहूँ हो गया, जौ, चावल हो गया, दाल, बाजरा, मटर और तिल, ये अनाज विद्यमान थे उस टाइम पे। और जानवर, लोग उस टाइम पे जानवरों को भी खाते थे, जानवरों को भी खाते थे। और विभिन्न अनेक प्रकार के होते जानवर थे, पशु पक्षी थे और फल भी थे। इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव के लोगों के काम धंधों की एक सूची बनाओ। अन्यत्र, एटलस में चीन को देखो। एटलस नक्शे में अपने चीन को देखो। चीन एक एशिया का देश है, पूर्वी एशियाई देश है चीन। चीन लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला का सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यहाँ लेखन कला का सबसे पुराना उदाहरण 3500 साल पहले कहाँ मिला? चीन में। यहाँ यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। जानवरों की हड्डियों पर यहाँ पे लेखन कार्य किया जाता था। जानवरों की हड्डियों पर इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता था। ये वहाँ की एक मान्यता है, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती थी। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? जैसे क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर सवाल लिखवा दिए जाते थे। फिर उनके बाद क्या किया जाता था? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहाँ इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम भी सोच रही होगी, ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। इस टाइम के जो राजा थे वो शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार धन दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे। लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। इस समय के जो राजा थे वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में ली जाने वाली धातु कौन सी थी? तांबा। जैसा कि हमने पहले ऊपर ही आपको बता दिया है। ऋग्वेद के राजा, इन राजाओं के बीच कोई एक फर्क बताओ। कल्पना करो, ऋग्वेद के राजा थे, वो महलों में नहीं रहते थे, उनके पास कोई धन दौलत नहीं थी। लेकिन ये राजा थे, वो महलों में रहते थे, बेशुमार इनके पास धन दौलत थी। कल्पना करो, तुम 3000 वर्ष पहले के इनाम गांव में रहती हो। पिछली रात सरदार की मृत्यु हो गई। आज तुम्हारे माता पिता दफन की तैयारी कर रहे हैं। यह बताते हुए सारे दृश्य का वर्णन करो कि अंतिम संस्कार के लिए कैसे भोजन तैयार किया जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है खाने में क्या क्या दिया जाएगा? ये देखिए उपयोगी शब्द। वेद हो गए। वेदों के बारे में हमने शुरुआत में पढ़ा था। वेदों के संकलनकर्ता हैं वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन हैं। भारत के सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन से हैं? वेद ही हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन हो जाएगा ऋग्वेद, दूसरा हो जाएगा यजुर्वेद, तीसरा हो जाएगा सामवेद और चौथा हो जाएगा अथर्ववेद। एक ऐसा वेद जो गद्य और पद्य दोनों में है, वो कौन सा है? चलिए बताइए। एक ऐसा वेद जो गद्य और पद्य दोनों में है, वो कौन सा है? यजुर्वेद। यजुर्वेद ही एकमात्र ऐसा वेद है जो दोनों में है, गद्य और पद्य दोनों विधाओं में है। प्रार्थना सूक्तों को, ऋग्वेद में सूक्त थे, उन्हें प्रार्थनाओं को ही सूक्त कहा जाता था। भाषा, रथ, यज्ञ,
राजा दास। ऋग्वेद काल में जो व्यक्ति ऋचाओं का या वेदों का पाठ करते थे वो स्वयं को क्या कहते थे? आर्य कहते थे। और दूसरे लोगों को क्या कहते थे? दास कहते थे। बाद में इस दास का अर्थ क्या निकाला जाने लगा? गुलाम। महापाषाण, महान पाषाण, बड़े बड़े पत्थर, कब्र, कंकाल और लोहा। लोहा इस टाइम पे प्रयोग की जाने वाली धातु थी। आए कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। ये जो तिथियां होती हैं इन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लिया करो क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। जैसे देखिए, वेदों की रचना का प्रारंभ कब हुआ? लगभग 3500 साल पहले। वेदों की रचना का प्रारंभ कब हुआ? 3500 साल पहले। और सबसे पहला वेद कौन सा है? वो है ऋग्वेद, जो 3500 साल पहले जिसकी रचना हुई। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत कब हुई? लगभग आज से 3000 साल पहले महापाषाण कब्रों की निर्माण की शुरुआत हुई। इनाम गांव में कृषकों का निवास कब स्टार्ट हुआ? इनाम गांव में कृषकों का निवास। इनाम गांव कहाँ है? कर्नाटक में है। यहाँ पे कब्रें भी मिली हैं। यहाँ पे किसानों का निवास कब प्रारंभ हुआ? 3600 से 2700 साल पहले। चरक एक वैद्य थे जो आज से लगभग 2000 साल पहले हुए थे। इन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर एक पुस्तक लिखी थी। वो कौन सी थी? चरक संहिता। कौन सी पुस्तक थी? वो थी चरक संहिता। चरक संहिता किस पर आधारित थी? चिकित्सा शास्त्र पर। किसने लिखी थी? चरक नामक एक वैद्य ने। कब लिखी थी? 2000 साल पहले। देखिए, आइए क्वेश्चन करते हैं इसकी। निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। सूक्त किसे कहा गया? ऋग्वेद में सूक्त किसे कहा गया? जो अच्छी तरह बोला गया हो। रथ, जो युद्ध में प्रयोग किया जाता था। यज्ञ किसे कहते हैं? अनुष्ठान। दास बाद में किस? गुलाम को। आर्यों ने जो व्यक्ति ऋग्वेद और वेदों का पाठ करते थे वो स्वयं को तो आर्य कहते थे और दूसरे लोगों को दास कहते थे। और इसी दास का बाद में प्रयोग किस लिए किया? गुलाम के लिए किया जाने लगा। महापाषाण हो गए बड़े बड़े पत्थर जिन्हें तराशा जाता था और एक विशेष सलीके से सजाया जाता था। वाक्यों को पूरा करो। खाली जगह के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। मालिक मतलब आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि युद्ध में लोगों को बंदी बनाकर लाया जाता था। उनको मालिकों की जायदाद समझा जाता था। तो उनका किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? मालिकों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। विभिन्न कामों के लिए, जैसे युद्ध हो गया, मालिकों के जैसे कई काम हो जाएंगे। अपने रोज़मर्रा के दैनिक कार्यों में भी ले ली काम करते थे वो। ऐसे ही खाली जगह में महापाषाण पाए जाते हैं। महापाषाण कहाँ पाए जाते हैं? कब्रों में। महापाषाण कब्रों में पाए जाते हैं। ये जमीन के अंदर भी हो सकते हैं और जमीन के ऊपर भी हो सकते हैं। जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान किसका काम करते थे? महापाषाण का ही काम करते थे। पोर्ट होल का इस्तेमाल खाली जगह के लिए होता था। पोर्ट होल का इस्तेमाल पत्थर वाले कमरों से कब्रों में आने के लिए होता था। पत्थर वाले कमरों से कब्रों में आने के लिए होता था पोर्ट होल। इनाम गांव के लोग खाली जगह खाते थे। इनाम गांव के लोग क्या खाते थे? विभिन्न अनाज हो गए जो हमने अभी पढ़े थे। दाल हो गई, गेहूँ, जौ, बाजरा, तिल आदि। और वो यहाँ तक कि इनाम गांव के लोगों के जानवरों के खाने के भी साक्ष्य मिले हैं और वो फल आदि खाते थे।
आओ चर्चा करें। आज हम जो किताब पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से कैसे भिन्न है। पुरातत्वविद कब्रों में दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक अंतर पता कैसे लगाते हैं। एक राजा का जीवन दास या दासी के जीवन से कैसे भिन्न होता था। आओ करके देखें। पता करो कि तुम्हारे विद्यालय के पुस्तकालय में धर्म के विषय पर किताबें हैं या नहीं। उस संग्रह से इन्हीं 5 पुस्तकों के नाम बताओ। एक याद की हुई कविता या गीत लिखो। तुमने उस कविता या गीत को सुनकर याद किया था या पढ़कर। ऋग्वेद में लोगों का वर्गीकरण उनके कार्य या उनकी भाषा के आधार पर किया जाता है। नीचे की तालिका में तुम 6 परिचित लोगों के नाम भरो। इनमें से 3 पुरुष 3 महिला होने चाहिए। प्रत्येक का पेशा और भाषा लिखो। तुम उस विवरण में कुछ और जोड़ना चाहोगे। इस सब को आप छोड़िए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।